गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसे कि कल की वीडियो, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल की वीडियो में हमने देखा है स्वर किसे कहते हैं और वर्णमाला क्या है, उसकी रिवीजन करके हम आगे का पार्ट देख लेंगे। जैसे कि हमारे वर्ण किसे कहते हैं, जो हमारे मुख से कौन से भी भाषा का मतलब कौन से भी लैंग्वेज वाला इंसान अगर बोलने के लिए चालू करता है तो उसके मुख से जो ध्वनि आती है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण क्या है, स्वर और व्यंजन मिलके कुछ शब्द और वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन हमको मालूम है कि वर्ण स्वर और व्यंजन में आते हैं, लेकिन जब स्वर और व्यंजन हम अच्छी तरह जैसे है उन्हें व्यवस्थित स्थान पर अगर लिखा जाए तो एक वर्णमाला बनती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको एक फूलों की माला का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर हमने कल देखा था कि हमारे हिंदी के मूल स्वर जो है उनकी संख्या 11 है। फिर जब हम ई का यानी स्वर और व्यंजन मुंह से बोलते हैं तब उनके जो बोलने का तरीका होता है या बोलने में लगने वाला समय है, उनके हिसाब से उनके 3 पार्ट हो गए हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। फर्स्ट वाला है ह्रस्व स्वर, बुक में है वो देखने वाले हम, लेकिन मैं आपको बोली भाषा में पहले उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए बाद में। ठीक है, ह्रस्व यानी जो स्वर और व्यंजन हमको बोलने में, स्वर हमको बोलने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता और फास्ट बोले जाते हैं। जैसे कि फास्ट बोले जाते हैं, उनको टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर, जैसे कि ह्रस्व स्वर से इन्हें बोलने को थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि आ, ई, इनको टाइम नहीं लगता है, इसलिए ह्रस्व है। ह्रस्व यानी फास्ट बोले जाते हैं। आपको ध्यान में रखने के लिए आपको मैं ये मेथड बताती हूँ। जिनको बोलने को ज़्यादा समय नहीं लगता उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में थोड़ा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ यानी थोड़ा समय लगना, तो बोलने के लिए थोड़ा समय लगता है, वो है आ, ई, ऊ। आप देखिए बोल के अ, ई, ऊ, रू बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपने सोचा भी कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँ फिर भी ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इससे ज़्यादा थोड़ा समय लगता है वो आ, ई, ऊ, ए, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ यानी आपको मालूम है थोड़ा समय लगना, ज़्यादा समय लगना। फिर ये दोनों से ही ज़्यादा समय जिसे लगता है ऊंचे कहते हैं प्लुत स्वर, जैसे कि आ, आहो, रहो, राम, जैसे कि बुक में दिए गए हैं। आपको इजी है, फास्ट बोले जाते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, और इन दोनों से भी ज्यादा समय लगता है। आप लिख सकते हो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय जिनको लगता है बोलने में या उच्चारण करने में उनको प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, ये है आज का हमारा टॉपिक जो आज हम हमारे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिर हम आगे देखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? कौन से भी अक्षर स्वर और व्यंजन के माथे पर यानी अक्षर के ऊपर एक डॉट अगर आपको दिखाई देता है, एक बिंदु आपको दिखाई देता है, जो इंग्लिश में हम इसको डॉट कहते हैं, हिंदी में इसको बिंदु कहते हैं, तो ग्रामेटिकली यानी व्याकरण के हिसाब से उसे अनुस्वार कहा जाता है। चाहे के ऊपर हो, क के ऊपर हो, त के ऊपर हो जब हम पतंग लिखते हैं, बंदर के ऊपर हो जब हम बंदर लिखते हैं, ब के ऊपर हो जब हम बंदर लिखते हैं, तो उसे कहते हैं विसर्ग। इंग्लिश में इसे कहते हैं डॉट, हिंदी में कहेंगे उसे बिंदु, और व्याकरण के हिसाब से यानी व्याकरण का जो रूल है हम पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं अनुस्वार। कौन से भी अक्षर के ऊपर, माथे पर या अक्षर पर आपको अगर एक बिंदु दिखाई दिया तो उसे अनुस्वार कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग यानी कौन से भी अक्षर के तुरंत बाद, यानी अ हो, क हो, प्रांत अगर हमने लिखा तो त के बाद आता है, दुख में आता है, स्वतः के बाद आता है। तो विसर्ग किसे कहते हैं? कौन से भी स्वर या व्यंजन के तुरंत बाद जो 2 डॉट आपको दिखाई देते हैं, यानी कि बिंदु जो दिखाई देते हैं आपको तुरंत,
उनको विसर्ग कहा जाता है व्याकरण के नियम अनुसार। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्याकरण किसे कहते हैं। हिंदी पढ़ने या लिखने के लिए कुछ हिंदी में नियम बनाए गए हैं और उन्हीं नियमों को व्याकरण कहा जाता है, कहते हैं। तो वही व्याकरण हम पढ़ने वाले हैं कि बिंदु मालूम है हमको, डॉट मालूम है हमको, लेकिन वो जो डॉट है उसे विसर्ग ही कहना है, ये ही पढ़ने वाले हैं हम इस व्याकरण के बुक में। यानी जो नियम है उन्हें ही व्याकरण कहते हैं। मतलब लड़के को आता है, रहता है, जाता है कहा जाता है, लड़की को आती है, जाती है, रहती है कहा जाता है। तो ये किसने कहा आपको कि लड़की को रही है और लड़का को रहा है कहा जाता है? अपने आप को किसी ने कहा या बताया या आपने सुना, फिर वो सुन सुनकर आप भी वैसे ही बोलने लगे, ताकि ये सारे नियम हैं। स्त्रीलिंग के लिए क्या कहना जाता है, कहा जाता है, पुल्लिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, ये सारे नियम जो हिंदी राइटिंग और पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए और पढ़ने के लिए होते हैं, वो नियम बनाए गए हैं। फिर वो नियम ही हिंदी मतलब हिंदी का व्याकरण है। जैसे कि ग्रामर है, ग्रामर में आप सब पढ़ते हो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव, वो सब जैसे इंग्लिश के ग्रामर में होता है, वैसे ही ये हिंदी के ग्रामर में आपको ये पूरा सब पढ़ाया जाएगा। उस सारे नियम को आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो हिंदी के सारे जो नियम है उसे ही व्याकरण कहा जाता है। ये मैंने आपको बोली भाषा में सिखा है। आप अगर इसी तरह ध्यान में रखेंगे इजी वर्ड में, तो आपको मतलब आप भूलेंगे नहीं। और ज़्यादा जो से बुक में है वैसे आप लर्न करेंगे या मेमोराइज करेंगे तो आप भूल सकते हो। तो आपको ज़्यादा सिंपल वर्ड में और आपके खुद के वर्डिंग में आपको मेमोराइज करना है कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे कि ये बिंदु आपको दिखाई देता है, इसे हिंदी में बिंदु ही कहते हैं। लेकिन आप अगर ये ग्रामर में मैंने आपको कहा कि विसर्ग किसे कहते हैं या अनुस्वार किसे कहते हैं, तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि कौन से भी स्वर या व्यंजन के माथे पर या अक्षर के ऊपर एक डॉट होता है या बिंदु होता है, उसे विसर्ग कहा जाता है। तो ये सारे नियम हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। फिर विसर्ग के बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक यानी जो आपको अ के ऊपर ये चंद्र बिंदु दिख रहा है, इसे कॉमनली चंद्र बिंदु ही कहते हैं, मतलब चंद्र बिंदु की मात्रा ही कहा जाता है। लेकिन ग्रामर के हिसाब से यानी आपके बुक के हिसाब से इसे अनुनासिक मात्रा कहते हैं। कौन से भी अगर आप चांद लिखने वाले हो, आंख लिखने वाले हो, उसके ऊपर अगर आपको चंद्र बिंदु यानी एक चंद्र और उसके अंदर एक बिंदु है, मतलब चंद्र बिंदु की मात्रा है, तो इसे अनुनासिक कहा जाता है। तो यही सारे नियम हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको ध्यान में आया होगा। ये पूरा जो है हम पढ़ने वाले हैं बुक में, लेकिन शायद बुक में से पढ़ने मतलब जो मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगी, इससे बेहतर आपको अभी समझ में आया होगा जो मैंने आपको बोली भाषा में पढ़ाया था। जैसे कि हमारा फर्स्ट लेसन था बोली भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, है ना। बोली क्या होता है, जो हम कॉमनली घर के अंदर आस बाजू वाले या पड़ोसी से जो बात करते हैं उन्हें बोली भाषा कहा जाता है। तो ये पूरे जो वर्ड्स है, मतलब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर किसे कहते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, ये पूरे मैंने आपको बोली भाषा में पढ़ाए हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके ध्यान में आ जाए। और बुक में भी इजी है, लेकिन अगर आपको इजी तरीके से पढ़ाया और आपने वो इजी तरीके से ध्यान में रखा, तो आपको एग्जाम के टाइम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा जब आप एग्जाम के लिए आएंगे। ठीक है, तो यही पूरे पॉइंट थे, तो आप आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे तो ह्रस्व स्वर से हम चालू करेंगे। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारों में बहुत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा ज्यादा समय नहीं लगता इन स्वर को पढ़ने में या उच्चार करने। उच्चार यानी जब हम बोलते हैं उसे ज्यादा समय नहीं लगता, तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिए है अ, ई, उ, रु। ठीक है, फिर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, जिन स्वरों के उच्चारों में ह्रस्व स्वर के दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि इनको जितना समय लगता है बोलने में,
इससे डबल यानी दुगुना टाइम लगता है दीर्घ स्वर कहने में। तो दीर्घ स्वर कैसे है, आ ई उ ए। ठीक है, आई बात समझ में, जैसे कि मैंने आपको बोली भाषा में पढ़ाया था वही बुक में है। फिर आते हैं लुप्त स्वर में। जिन स्वरों के उच्चारों में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है वो लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे कि आ, आओ, राम, इन दोनों से इसको ज्यादा समय लगता है। आपको ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि दीर्घ स्वर से लुप्त स्वर कहने को ज्यादा समय लगता है। ये हो गई आपकी डेफिनेशन इजी वर्डी में। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये भी इजी है, आपको आया होगा। अगर आपने एक बार लेसन अच्छे से पढ़ा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या शिकायत है या पूछना है आपको कुछ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, जैसे कि यश ने मुझे कॉल करके पूछा था। वेरी गुड यश। तो ये हो गया आज का वीडियो में हमारा इतना ही। बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।